ये एक रेडिट ऐप पर 4 साल पुराना समाचार है, जिसका कि कई पोस्टों में आज भी हमें दिखाई पड़ता है और ये दिखाता है कि किस प्रकार हमने लोकतंत्र के नाम पर एक भ्रष्ट तंत्र को खड़ा किया है। इसका प्रमाण है कि चुनाव में बढ़ता धन और राजनेताओं की बढ़ती संपत्ति, भ्रष्ट अधिकारियों और जजों की बढ़ती संपत्तियां इसका एक बड़ा प्रमाण है कि किस प्रकार से लोकतंत्र वास्तव में उन समस्याओं का निदान करने में सफल नहीं रहा और एक तरह से समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने पर ही केंद्रित हो गया है। और आप इस समाचार को समझकर, जैसा कि हम इस पर अनुसंधान करने पर बाध्य हुए, तो इसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं इतनी भ्रष्ट हैं, जबकि इन्हें हम लोकतंत्र के नाम पर चुनते हैं। हम इन्हें लोकतंत्र के नाम पर चुनते हैं और चुनने के बाद यही व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार को स्पष्ट समर्थन देती हैं और हम इन्हें इसलिए स्वीकार कर बैठते हैं क्योंकि लोकतंत्र भी हम गुलामी वाला समर्थन कर रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है महाराष्ट्र से, जो कि दिखाता है कि हमारी इस बात में कितनी सत्यता है। तो ये है पुणे की जंगली महाराज रोड की अविश्वसनीय कहानी, जो 1970 के दशक में बनाई गई थी और आज तक 40 साल के कठिन उपयोग के बाद भी एक भी गड्ढा या रखरखाव की समस्या नहीं देखी गई। जैसा कि आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार लोक निर्माण विभाग में देखने में आता है, जहां के क्लर्क भी आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। और ये इसलिए हुआ है कि सबसे ज़्यादा फंड इसी विभाग को जारी किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सड़क मार्गों का विकास हो और सभी को सुविधा मिल सके। लेकिन उस सड़क के लिए जो मिलने वाला धन है, उसका उपयोग कहाँ होता है, ये देखने वाली बात है। इसीलिए लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर से लेकर इसके मंत्री तक कई बार भ्रष्टाचार की आंच में झुलसते हैं, दिखाई पड़ते हैं। और क्योंकि तंत्र ही भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए उन पर भी कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि संगठित लूट में कोई भी फंसता नहीं है। संगठित लूट में कोई फंसता नहीं। मोटर चला है। संगठित लूट में कोई भी फंसता नहीं है, बल्कि सब एक दूसरे को बचाने का काम करते हैं। हमने राम मंदिर की डकैती में भी यही देखा, क्योंकि लूट संगठित प्रकार की है, तो इसमें सब एक दूसरे को बचाने में लग जाते हैं, क्योंकि सबके पास एक दूसरे के राज होते हैं और हर व्यक्ति जानता है, जो लूट तंत्र में हिस्सेदार है, कि अगर हम किसी को फंसाएंगे तो वो हमको भी ले डूबेगा। तो आम सहमति इस बात पर बनती है कि सभी एक दूसरे को बचाने का कार्य करें और इस प्रकार हम एक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को पोषित करते हैं। और आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सड़क निर्माण विभाग में है, लोक निर्माण विभाग में है, जिसके माध्यम से हम ऐसी सड़कों का निर्माण देखते हैं जो कि साल 2 साल में ही अपनी दुर्गति की ओर बढ़ जाती हैं। करोड़ों की लागत से बनने वाली ऐसी सड़कें क्यों टूट जाती हैं, इसका बड़ा कारण है राजनीतिक भ्रष्टाचार, जो कि ठेकेदारों पर दबाव डालते हैं कि इतना प्रतिशत कमीशन दो
अन्यथा आपको ठेका नहीं दिया जाएगा। ये अलग बात है कि दिखावा करने के लिए आज हमने तरह तरह की ऑनलाइन बोली प्रक्रिया चालू की हुई है, जिसके माध्यम से राजनीति हमें ये दिखाने का प्रयास करती है कि व्यवस्थाएं बहुत पारदर्शी ढंग से चल रही हैं और इसमें कोई भी मिलीभगत काम नहीं करती, बल्कि जिसकी निविदा प्रक्रिया अच्छी होती है, गुणवत्तापूर्ण होती है, उसे ही सड़क बनाने का ठेका दिया जाता है। जबकि सबको पता है कि अंदर खाने सड़क निर्माण का ठेका कैसे हासिल किया जाता है। और कई जगह सुनने में ऐसा भी आता है कि जो किसी सड़क बनाने में आवंटित धन है, उसमें से एक निश्चित कमीशन का हिस्सा काटने के बाद ही ठेकेदार को धन दिया जाता है, और उस धन में भी उस ठेकेदार को तमाम तरह के स्थानीय कमीशन आदि देने पड़ते हैं, जिसके बाद ठेकेदार के पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए वो सड़क की लागत से ही अपना कमीशन निकालने लगता है और हमें एक ऐसे मार्ग बना कर देता है जो कि बमुश्किल 6 से 7 माह भी मुश्किल से चल पाता है। अब जब कोई सड़क 5-6 माह में ही खराब होने लगेगी तो उसे बार बार बनाने के लिए फिर से धन आवंटित किया जाएगा और ये टैक्स का पैसा, ये धन उसी रूप से एकत्रित किया जाता है जहाँ सरकारें 82 करोड़ नागरिकों को 5 किलो मुफ्त राशन देकर अपनी पीठ थपथपाती हैं, जबकि वही सरकारें नागरिकों से ऐसे टैक्स वसूल कर ऐसी जगह पर लगाती हैं जहाँ पर मोटा भ्रष्टाचार किया जाता है। और शायद यही कारण है कि सरकारों के बनते समय लोक निर्माण विभाग में मंत्रालय लेने के लिए बड़े बड़े गुट हावी रहते हैं कि हमें ही इस मंत्रालय की कुर्सी मिलनी चाहिए। और कई बार हम देखते हैं कि इसमें एकमत सहमति नहीं बन पाती, क्योंकि जो व्यक्ति चाह रहा होता है उसे वो मंत्रालय नहीं मिलता, बल्कि सत्तारूढ़ दल के खास व्यक्ति को ही लोक निर्माण विभाग की कमान दी जाती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मोटी कमाई, सभी को पता है, दलों को पता है कि किस विभाग से कितनी ज़्यादा मोटी कमाई हो सकती है। और इसीलिए जहां हम आज सड़कों की ये हालत देख रहे हैं कि उनमें चलना मुश्किल है, लेकिन उन सड़क मंत्रालय के विभागों से जुड़े हुए लोगों की संपत्तियों का अगर हम आकलन करने लगें तो हमें दिखाई पड़ेगा कि उनकी संपत्तियां बेतहाशा ढंग से बढ़ रही हैं। और क्योंकि ये एक संगठित भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, इसलिए कोई किसी को नहीं पकड़ता। मतलब कि लूट में कई हिस्सेदार जब हो जाते हैं तो उस लूट को एक व्यवस्था का अंग बना दिया जाता है, न कि अपराध का। इसलिए ऐसी मामले में कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। जो कुछ एक मामले आते हैं वो भी कुछ समय के बाद मामला ठंडा होने पर फिर से उन्हें पद पर बहाल कर दिया जाता है। तो बात करते हैं कि ये पुणे में एक रोड है, एक प्रतिष्ठित सड़क है, चौड़ी विशाल, दोनों ओर पुराने पेड़ों से सजी हुई, जिनकी चौड़ी शाखाएं सड़क के नीचे छत्र बनाती हैं। पहली नज़र में सड़क खास नहीं लगती, एक सामान्य डामर की सड़क है, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी या चौड़ी, देखते हुए बहुत अधिक यातायात को संभालती है। लेकिन शहर के अधिकांश सिविल इंजीनियरिंग विभागों में एक केस स्टडी है, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से इस सड़क पर एक भी गड्ढा नहीं है। गड्ढों की बात तो छोड़िए, इस पर कोई मरम्मत या रखरखाव का काम नहीं हुआ, क्योंकि इसकी कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी।
यह एक अविश्वसनीय घटना है, बिल्कुल है, क्योंकि लोकतंत्र जितना भ्रष्ट हो चला है, उस दृष्टि से अगर देखें तो ये काफ़ी आश्चर्यजनक घटना है, जहाँ पर कि आज 6 माह में ही सड़क के चिथड़े उड़ जाते हैं और जो दोबारा पैचवर्क किया जाता है वो भी 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं खींच पाता। लेकिन यहाँ ऐसी सड़क की बात हो रही है जो 40 सालों से बिना एक गड्ढे के ही चल रही। खासकर जब आप नियमित सड़कों को ध्यान में रखते हैं और ठेकेदार उन्हें निम्न स्तर का कैसे बनाते हैं ताकि वे हर कुछ वर्षों में नगर निगम से मरम्मत और रखरखाव के लिए बिलिंग करते रह सकें। हर भारतीय यह जानता है, एक सड़क बनती है और एक बारिश के मौसम के बाद वह गड्ढों से भर जाती। ठेकेदार मुस्कुराता है और उसे ठीक करने के लिए वापस आता है। स्थानीय नगर पालिका को बिल करता है, जिस कॉरपोरेटर ने अनुबंध दिया था वह आवंटित धन से कटौती करता है। मरम्मत का काम जानबूझकर घटिया तरीके से किया जाता है ताकि करदाता का दूध निकलता रहे जबकि वे मालामाल हो जाएं। लेकिन जंगली महाराज रोड पुणे की कहानी अलग है। यह सड़क भारत की किसी भी अन्य सड़क की तरह गंदगी से भरी हुई थी। विशेष रूप से मानसून में इसकी हालत खराब हो जाती थी। तब के युवा पीएमसी कॉरपोरेटर श्रीकांत सिरोले ने किसी तरह स्थायी समिति में अपने साथियों को समझाया कि ऐसी सड़क बननी चाहिए जो कुछ वर्षों से अधिक समय तक चले, क्योंकि बाद के वर्षों में यातायात बढ़ेगा। उनके सहयोगियों ने सहमति दी और एक अच्छी सड़क बनाने की ओर बढ़ चले, जिसके लिए सिरोले ने एक पनवेल में एक ठेकेदारी कंपनी को इस सड़क पर बनाने का ठेका दिया। ठेकेदारों ने पुणे शहर को 10 साल की गारंटी दी कि 10 साल तक सड़क में कोई समस्या नहीं होगी। मानसून के बाद कोई गड्ढे नहीं, कोई दरारें नहीं, कोई रखरखाव की समस्या, कुछ नहीं। आज 40 वर्ष बीतने के बाद भी ऐसी सड़क में एक भी गड्ढा नहीं दिखाई पड़ रहा। अब आज खास बात जो ध्यान देने वाली है, जिसे यहाँ इसीलिए हमने अनुसंधान में लिया कि खास बात जो ध्यान देने वाली वो ये है कि इतनी अच्छी सड़क बनाए जाने के बावजूद जो स्थायी समिति थी, जिसके कहने पर ठेकेदार का चयन करने के लिए निविदा तक नहीं निकाली थी, क्योंकि उस वक्त के एक ईमानदार कॉरपोरेटर ने स्थायी समिति से कहा था कि हम ऐसी सड़क का निर्माण कराएंगे जो बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली होगी, इसलिए आप निविदा प्रक्रिया द्वारा किसी ठेकेदार का चयन ना करें, बल्कि मैं अपने स्तर से किसी ईमानदार ठेकेदार को इस सड़क बनाने का ठेका दिलवाऊंगा। इसलिए उस वक्त नगर निगम में ठेकेदार को चयन करने के लिए निविदा प्रक्रिया नहीं निकाली गई, जबकि आज हम देखते हैं कि ईमानदारी के नाम पर निविदा प्रक्रिया निकाली जाती है। और जैसा कि हमने कहा कि आज व्यवस्थाएं ही भ्रष्ट हो चुकी हैं, इसलिए सड़कें नहीं चलती। तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि निविदा प्रक्रिया ही भ्रष्ट थी। एक गुणवत्तापूर्ण ठेकेदार का चयन करना और उसे भुगतान करना सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने वही किया। इसीलिए इसका परिणाम है कि आज एक सड़क ऐसी भारत में मौजूद है जिस पर 40 साल से कोई भी गड्ढा आदि नहीं दिखाई पड़ रहा, और जबकि ये बिटुमिन वाली सड़क है, ना कि सीमेंट कंक्रीट वाले सामग्री से इसका निर्माण किया गया है। अब इसके दुखद अंत की ओर बात करते हैं। जाहिर है कि ठेकेदारों को पीएमसी द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। क्यों? मतलब जो नगर निगम है उसमें जितने भी ठेकेदार थे, उन्होंने इस कंपनी को, जिसने कि इस सड़क का निर्माण किया, उसे ब्लैकलिस्ट करवा दिया, क्योंकि स्थानीय ठेकेदारों को लगा कि यह एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है जहां उन्हें वास्तव में ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ठेकेदारों ने पुणे में फिर कभी सड़क नहीं बनाई।
और इंजीनियरों को पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सिविल इंजीनियरिंग कक्षाओं में इस पर जोर दिया जाता है। और जितने भी इंजीनियर तैयार किए जाते हैं उन्हें 100% ईमानदार नहीं होने की चेतावनी दी जाती है और कहा जाता है कि जो इंजीनियर ईमानदारी से काम करेगा उसकी नौकरी जा सकती है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ने जो कहा वो हमारे सामने है कि व्यवस्थाएं ही भ्रष्ट हो चुकी हैं और व्यवस्थाएं भ्रष्ट होने के कारण हमारे पास सिर्फ ये नौटंकी भर रह गई है कि हम बहुत ही ईमानदार व्यवस्था चला रहे हैं क्योंकि हम वोटों द्वारा चुनकर आए। इसी प्रकार से नगर निगम में जो सड़क निर्माण की बातें होती हैं उसे इसलिए ईमानदार मान लिया जाए कि निविदा प्रक्रिया, बोली प्रक्रिया द्वारा ठेकेदारों का चयन हो रहा है, इसलिए व्यवस्थाएं बहुत ईमानदारी से काम कर रही। जबकि वास्तविकता क्या है वो सभी को इस अनुसंधान के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया है कि पुणे में जब एक स्थानीय कॉरपोरेटर द्वारा ऐसी कंपनी को आज चयन किया गया, बोली प्रक्रिया से हटाकर, मतलब बोली प्रक्रिया उसमें नहीं अपनाई गई और ऐसी कंपनी का चयन उनके अपने स्तर से किया गया कि ऐसी सड़क का निर्माण किया जाए जो कि 10 साल तक कम से कम किसी गड्ढे से मुक्त हो। जबकि उस कंपनी ने इतना अच्छा कार्य किया कि आज 40 साल बीतने पर भी उस सड़क में कोई भी गड्ढा दिखाई नहीं देता। वहीं भारत में अगर एक नई सड़क 6 महीने भी ठीक से चल जाए तो एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है और हद की बात है कि इन सभी सड़क निर्माण में निविदा प्रक्रिया को अपनाया जाता है और ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि निविदा प्रक्रिया एक बहुत ही ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था है जिसमें कि अगर हम किसी सड़क कंपनी को चुनेंगे, कार्यदायी संस्था को चुनेंगे सड़क निर्माण के लिए, तो वो बहुत ही ईमानदार तरीके से कार्य करेगी और उस कंपनी द्वारा मोटा भ्रष्टाचार करके, संगठित लूट करके 6 माह तक ही सड़क को बनाया जाता है। फिर पैच वर्क के नाम पर हर 15-15, 2-2 महीने में उसके लिए धन और लिया जाता है और एक तरह से जिस खर्च को अन्य जगहों पर खर्च होना चाहिए था वो धन केवल सड़क निर्माण में ही बार बार खर्च किया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आज व्यवस्थाएं इतनी भ्रष्ट हो चली हैं कि हमें भी वही मॉडल अपनाने की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हमने दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ने पहले सुझाया है कल कि जिसमें हम ऐसे विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों में गरीब और योग्य, ऐसे सबसे योग्य व्यक्ति का चयन करें और उसे निर्विरोध रूप से उस सीट पर निर्वाचित करें। यहाँ हम निर्विरोध रूप से वोट का मतलब वोट के भरोसे हम अब व्यवस्थाओं को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि राजनीति ने इतनी गरीबी बढ़ा दी है कि अब व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी हैं और चुनाव में करोड़ों का होता खर्च इसे दिखाता है कि लोकतंत्र आज केवल धनतंत्र मात्र बन के रह गया है और जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा खर्च करेगा वो चुनाव जीतेगा
और क्योंकि वो ज़्यादा पैसा खर्च करके चुनाव जीत रहा है, इसलिए चुनाव जीतने के बाद वो मोटा भ्रष्टाचार भी करेगा और हमारे धन की संगठित लूट करके स्वयं अरबपति और खरबपति बनने की ओर अग्रसर होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि जिस सड़क का अभी उदाहरण दिया गया, उसमें उस वक्त के जो कॉरपोरेटर थे, उन्होंने बिना निविदा प्रक्रिया के बिना टेंडर के अपने स्तर से ऐसी कंपनी को चुना, ढूंढा जो कि ईमानदारी से जिसने काम किया और ऐसी सड़क बना कर दी कि जो 40 साल तक गड्ढा मुक्त है। तो ऐसा हम लोकतंत्र में क्यों नहीं कर सकते कि हम अपने स्तर से किसी योग्य और गरीब और ईमानदार व्यक्ति को संसद और विधानसभाओं में निर्विरोध रूप से बैठा सकें। हम उसे वोट प्राप्त करने के भरोसे न छोड़ें, बल्कि ईमानदार और चरित्रवान होने की शर्त पर उसे ऐसी विधानसभा और लोकसभाओं में बैठाने का प्रयास करें ताकि वास्तव में वो अच्छा काम कर सके और बजट जो कि जिस रूप में आता है उसे सही जगह पर खर्च करे, और ताकि एक सड़क अगर 40-40 वर्षों तक चलेगी तो इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धन की बर्बादी रुकेगी और वो धन किसी और मामले में खर्च किया जा सकेगा। आखिर कब तक ये चलता रहेगा कि हम चुनाव में भ्रष्टाचार की खुला समर्थन करते दिखाई दें और विधायक के चुनाव में 5 से 10 करोड़ रुपए और सांसद के चुनाव में 25 से 50 करोड़ रुपए लगाकर किसी संसद निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर कब्जा करने का प्रयास करें, और जब कोई सांसद 20-25 करोड़ लगाकर कोई सीट जीतेगा तो वो जीतने के बाद क्या कार्य करेगा और अपने धन की वसूली किस प्रकार करेगा, ये एक समझने वाली बात है। और ये सब इसी का परिणाम है कि आज हमारे पास जिन भी सड़कों का निर्माण हो रहा है वो बमुश्किल 1 से 2 वर्ष भी झेल पाने में सक्षम नहीं, और हर वर्ष करोड़ों रुपए उनके रखरखाव के लिए जारी किया जाता है। आखिर मुख्यमंत्री इस बात पर, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री इस बात पर ध्यान क्यों नहीं देते कि हाँ, वो ऐसी सड़कों का निर्माण जो संस्थाएं कर रही हैं उनकी बनाई सड़कें 1 साल से ज़्यादा क्यों नहीं चल पाती। जब एक नगर निगम का पार्षद ईमानदार तरीके से ऐसी सड़क का निर्माण कर सकता है जो कि 40 साल तक गड्ढा मुक्त है, तो एक विधायक अपने स्तर से ऐसी सड़क का निर्माण क्यों नहीं कर सकता जो कि 100 साल तक चल सके या 50 साल तक चल सके। कारण यही है कि व्यवस्थाएं भ्रष्ट हो चुकी हैं और भ्रष्टाचार संगठित रूप ले चुका है। और हमने कहा कि जब कोई भ्रष्ट व्यवस्था संगठित रूप ले लेती है तो उसमें कोई भी पकड़ा नहीं जाता, बल्कि सब एक दूसरे को बचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस अनुसंधान का परिणाम यही हमारे आया है कि अब हमें ऐसे व्यक्तियों, उस व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए जिसमें हर विधानसभा और लोकसभा में ऐसे योग्य, गरीब और ईमानदार प्रकृति के व्यक्ति हम सांसद और विधायक बनाएं और निर्विरोधी उन्हें चुनें, ताकि चुनाव में करोड़ों रुपए जो चुनाव जीतने के नाम पर खर्च किए जाते हैं उन्हें बचाया जा सके और किसी भ्रष्ट व्यक्ति का चुनाव
विधानसभाओं में और लोकसभा में ना हो जाए, इससे हम बच सकें, ताकि हम भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी सड़कों का निर्माण देख पाएँ जो कि 50 से 100 वर्षों तक गड्ढा मुक्त रह सकें। और हर वर्ष त्योहारों के सीज़न में ऐसे समाचार सुनने से बच सकें जिसमें खबरें आती हैं कि मुख्यमंत्री ने इतने करोड़ रुपए सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने के लिए जारी किए। ये सभी समाचार। और इसी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो है टोल संग्रहण का। जिस प्रकार से आज हम अगर राजमार्गों की बात करें तो इसमें जो टोल कंपनियां हैं, टोल लिया जा रहा है, वो भी एक भ्रष्टाचार का बड़ा अंग है, क्योंकि इस टोल की वसूली का क्या आधार है ये हमें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हमारा निवास ऋषिकेश है, ऋषिकेश में लच्छीवाला टोल प्लाज़ा की बात करें तो जब उनसे ये सूचना मांगी गई कि इस टोल का निर्माण कब हुआ और इसमें टोल वसूली कब तक जारी रहेगी, तो उन्होंने कहा कि इसका निर्माण 2018 में इसका परिचालन 2018 से शुरू हो गया था और ये टोल वसूली कब तक जारी रहेगी इसकी अभी कोई नियत तिथि तय नहीं है। तो वास्तव में जब कोई सड़क निर्माण होता है, राजमार्ग का निर्माण होता है, तो उसी समय उसमें कितनी लागत आएगी इसका अंदाज़ा तो राजमार्ग मंत्रालय को हो जाता है एस्टीमेट बनाकर। तभी तो वो उस कार्य को आगे बढ़ाता है कि फलाने राजमार्ग पर इतना करोड़ रुपए लगेगा। तो उस हिसाब से तो ये भी तय हो जाना चाहिए कि कितने वर्षों तक इसकी वसूली की जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि टोल संग्रहण के नाम पर आज निजी कंपनियों को खुली लूट की छूट मिल चुकी है। और जो राजमार्गों से टोल की वसूली हो रही है उनमें जैसे कि लच्छीवाला टोल प्लाज़ा की बात करें, क्योंकि यहाँ उससे हमारा कई बार गुजरना होता है, तो वो 2018 से कार्य करना शुरू कर चुका है, लेकिन अभी तक वो अंतिम रूप से कब तक टोल की वसूली करेगा इसे अभी राजमार्ग मंत्रालय ने तय नहीं किया है। जैसे कि आरटीआई द्वारा हमें ये सूचना दी गई कि इस टोल से कब तक कंपनी वसूली करेगी, इसकी जानकारी उन्हें नहीं। तो ये भी एक भ्रष्टाचार को दिखाता है। और जब हम ये पढ़ते हैं कि टोल का आधार क्या है, तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि टोल इसलिए वसूला जाता है कि सड़कों के रखरखाव और उसे बनाने में कितनी लागत आई। तो लागत के हिसाब से तो जब राजमार्ग का निर्माण पूरा हुआ होगा तभी लागत का पता चल गया होगा। तो जब लागत का पता है तो हम उसे वर्षों से क्यों नहीं जोड़ सकते कि इतने वर्ष तक हमारी लागत वसूल हो जाएगी। और जबकि टोल की दरें कई बार बढ़ाई जा रही हैं, कई बार बढ़ाई गई हैं, ये भी एक भ्रष्टाचार का संकेत है। और आखिर जब गाड़ियों से एक मुश्त रोड टैक्स लिया जा रहा है, जीएसटी लिया जा रहा है, तो अलग से रोड बनाने के लिए, अलग से राजमार्ग बनाने के लिए टोल टैक्स का क्या औचित्य है। तो इसमें कई झोल नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ा झोल ये है कि जिस लागत पर किसी राजमार्ग का निर्माण हुआ है उस लागत को वसूल करने के लिए कितने वर्षों तक हमें टोल कंपनियों को टोल लेने की अनुमति देनी चाहिए, ये क्यों नहीं तय किया जाता है।
क्या कंपनियों को हम 20-25 साल तक लूट की छूट दे देंगे? और बार बार दूसरा जो झोल है वो ये है कि बार बार टोल की दरें क्यों बढ़ाई जा रही हैं, जबकि निर्माण कंपनी की लागत तो एक बार ही लगती है और पहले टोल काफ़ी सस्ता था, जो कि अब दक्षी वाला टोल प्लाजा में 155 रुपये के आसपास टोल वसूला जा रहा है। 105 रुपये जाने का और 55 रुपये आने का, जबकि पूर्व में जो टोल लिया जाता था वो 24 घंटे के लिए होता था। एक बार टोल लिया जाता था और 24 घंटे तक वापसी में कोई टोल नहीं पड़ता और उसकी दर भी बेहद कम थी। लेकिन आज देहरादून जाने के लिए 150 रुपये केवल टोल प्लाजा को देना होता है। तो क्या हम ये क्यों ना माने कि टोल संग्रह के नाम पर केवल कंपनियों को लूट की छूट राजमार्ग मंत्रालय दे रहा है। दूसरी बात, तीसरा झोल ये है कि अभी शर्तों में लिखा है, जब आरटीआई द्वारा ये पूछा गया कि टोल किसको किसको छूट प्राप्त है, तो उसने एक लिस्ट दी जिसमें कि विधानसभा सदस्यों को भी टोल से छूट है। जबकि आज वास्तविकता ये है कि अगर हम अपनी सेकेंड हैंड कार, जो कि 1 से सवा लाख रुपए की है, उससे किसी टोल पर गुजरते हैं तो भी हमें 150 रुपये देना पड़ता है। उसी टोल से अगर कोई 2 करोड़ की कार लेकर गुजरता है, उसे भी 150 रुपये टोल देना पड़ता है। और अगर वास्तव में बात करें तो जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका जुगाड़ है, उन्हें वास्तव में देखें तो टोल देना ही नहीं पड़ता है, उन्हें टोल से छूट प्राप्त है। ऐसा घोषित तरीके से नहीं है, अघोषित तरीके से। तो ये भी एक भ्रष्टाचार दिखाता है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि टोल के नाम पर, सड़कों के रखरखाव के नाम पर जो वसूली हमसे की जा रही है, अगर हम ऐसे राजमार्ग बनाएं जो कि 40 से 50 सालों तक हम करोड़ों रुपए खर्च करके राजमार्ग बना रहे हैं और हर एक साल में उनमें गड्ढे हो रहे हैं और उसे भरने के लिए हम महंगा टोल वसूलें कि हम इस गड्ढे को भरेंगे, तो क्या ये भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है? जब एक पार्षद पुणे में ऐसी रोड बना सकता है जो 40 साल तक गड्ढा मुक्त है, तो राजमार्ग मंत्रालय ऐसे राजमार्ग क्यों नहीं बना सकता है जो 100 साल तक गड्ढा मुक्त रहें? प्रदेश सरकारें ऐसे हाईवे और सड़क मार्ग क्यों नहीं बना सकती जो 100 साल तक गड्ढा मुक्त रहें? तो इससे जो बात साबित होती है वो यही है कि व्यवस्थाएं भ्रष्ट हैं और संगठित भ्रष्टाचार में एक दूसरे को पर्याप्त समर्थन दिया जा रहा है। इसलिए अब इससे आगे की सोच रखनी होगी ताकि ईमानदार व्यवस्था के नाम पर जो भ्रष्टाचार, संगठित लूट राजनीतिक दलों की चल रही है, इससे हमें छुटकारा मिल सके। कि पहले हम करोड़ों रुपए का बजट आवंटित करें सड़क बनाने के लिए, उसके बाद हर वर्ष हम उसके पैच वर्क के लिए मोटा बजट जारी करें और वो पैच वर्क भी बमुश्किल 15 से 20 दिन से ज़्यादा न चल पाए। आखिर जब हम टैक्स के पैसे का केवल सड़क बनाने में ही ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो दूसरी जगहों के लिए धन कहाँ से बचेगा? और लोक निर्माण विभाग में जो इतना व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
या तो सरकारें स्वीकार करें कि वो भ्रष्टाचार की समर्थक हो गई हैं, ताकि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के विज़न पर कार्य किया जा सके, या फिर वो अपनी जवाबदेही लें कि वो ऐसी सड़कें हमें बना कर देंगी जो कि कम से कम 50 साल तक गड्ढा मुक्त रहेंगी। लेकिन होगा इसका उल्टा। जैसे पुणे में उस ईमानदार कंपनी को ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया जिसने कि ऐसी सड़क बना कर दी जो 50 वर्षों 40 वर्षों से एक भी गड्ढे को नहीं देख पा रही है। तो जब हम ऐसी व्यवस्थाएं ढो रहे हैं, ऐसी भ्रष्ट व्यवस्थाएं जब हम ढो रहे हैं, तो हम ये कहने के योग्य नहीं है कि हम वास्तव में आज़ाद हुए हैं, बल्कि हम केवल अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं। अंग्रेज़ी मानसिकता से आज़ाद अभी भी नहीं हुए। और अंग्रेज़ी मानसिकता है लूट और घूसखोरी की, और ये घूसखोरी आती है राजनीति के द्वारा। हम उन अधिकारियों को भी दोष नहीं देंगे, ना हम किसी और को दोष देंगे। अगर लूट का सबसे बड़ा आधार है वो है राजनीति, और राजनीतिक व्यवस्थाएं ही भ्रष्ट हो चुकी हैं। इसलिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के विज़न पर सभी को विचार करना चाहिए, ताकि केवल सड़क निर्माण के क्षेत्र में नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में ऐसे आदर्श स्थापित किए जा सकें जिससे कि हम 50 सालों तक ऐसी रोड को निर्माण कर सकें, 50 साल तक ऐसे विकास कार्यों को कर सकें जिनमें एक भी नुकसान या दोष ढूंढना मुश्किल साबित हो जाए। चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो स्कूल की बात हो, या किसी भी अन्य स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, या शिक्षा क्षेत्र की बात हो, किसी भी क्षेत्र की बात हो, जो काम किए जाएं वो ऐसे टिकाऊ प्रकृति के किए जाएं कि वो 50 सालों तक दोष से मुक्त रह सकें। और ये जो टोल कंपनियों की खुली लूट है, ये भी अब सहने योग्य नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति 1 से 1.5 लाख की कार बमुश्किल खरीद पा रहा है, वो 150 रुपये टोल एक चक्कर का कैसे दे सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम हैं। और वहीं एक राजनेता और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता 2-2 करोड़ की कारों से ऐसे टोल से खुलेआम निकल रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है? विचार करने की आवश्यकता है। अगला विश्लेषण अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।